हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और इंग्लिश ग्रामर में सीखेंगे कंजंक्शंस। देखिए, कंजंक्शंस के लिए बहुत ज्यादा डिमांड आप लोग कर रहे थे। काफी दिनों से काफी स्टूडेंट्स कमेंट में बोल रहे थे कि कंजंक्शन उनको करा दिया जाए, तो आप लोगों के लिए कंजंक्शन का वीडियो आ गया है। आपके अकॉर्डिंग कंजंक्शन को पढ़ाया जाएगा, जैसा कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में कंजंक्शंस को केवल सेंटेंसेस दे करके उनको ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है, सेंटेंसेस में उसका यूज बोला जाता है। उनको बहुत ही डिटेल में करना, कुछ डेफिनेशंस वगैरह नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो सिंपली आपको उनको समझना है, उनको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जितना आपकी डिमांड है उतना ही हम काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कंजंक्शंस होते क्या है। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस दो या दो से ज्यादा शब्दों या दो से ज्यादा वाक्यों को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कंजंक्शंस क्या है? कंजंक्शंस आप सिंपल ऐसे बोल सकते हैं, कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है? विच ज्वाइंस, जो ज्वाइन करता है टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, दो या दो से ज्यादा शब्दों या फिर और सेंटेंसेस, ये आपका कंजंक्शन होता है। यानी कंजंक्शन क्या होता है? जो दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो एक तरह से कंजंक्शन का काम क्या हुआ? वाक्यों को या शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करना। और ये कंजंक्शन को हिंदी में अगर बोले तो आप योजक भी कह सकते हैं। योजक क्या होते हैं? जो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, तो योजक भी कह सकते हैं, योजक शब्द कह सकते हैं हिंदी में। अब इसी तरीके से आपने ये समझा कि कंजंक्शन दो या दो से ज्यादा शब्दों को या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, तो हम कंजंक्शन को एक और नाम दे सकते हैं कि भाई ये सेंटेंस को लिंक करता है, एक दूसरे सेंटेंस को लिंक करता है, तो हम कह सकते हैं ये सेंटेंस लिंकर है। ऐसा एक नाम बोल सकते हैं अलग से, समझने के लिए, याद रखने के लिए कि सेंटेंस को लिंक करते, लिंक करना मतलब जोड़ना। या फिर हम सेंटेंस को ज्वाइन करने वाला कह सकते हैं कि एक दूसरे सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, तो हम ज्वाइनर भी बोल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। या सेंटेंस कनेक्टर बोल सकते हैं कि ये कनेक्ट करने का काम करते हैं, है ना, तो कनेक्टर भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आप ये चीज समझ रहे हैं कि जो कंजंक्शन का वर्क है वो क्या है? वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करना, कनेक्ट करना, लिंक करना। तो ये डेफिनेशन आपके सामने आ गई। देखिए, ज्यादा बहुत डिटेल करना भी उचित नहीं होगा, आप बस केवल इतना समझिए आप कि कंजंक्शंस के टाइप्स क्या है। इसके जो टाइप्स हैं आप उसको बस जनरल एक समझ लीजिए, वैसे अलग से उनको कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम समझेंगे। एक टाइप इसका होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं इसको बस जनरली समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो दो इक्वल टाइप के सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, यानी ऐसे वाक्यों को या वर्ड्स को जोड़ते हैं जो इक्वल हो, ठीक है, यानी कि जिनमें इक्वल फीलिंग आ रही हो। जैसे कोई एक पर्सन है, सपोज ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, एक वाक्य ये हो गया। अब मैं और लेता हूं कि ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज वाइज, वह ईमानदार है और वह बुद्धिमान है। वाइज मतलब बुद्धिमान। तो ये दो इक्वल क्वालिटीज हो गई, दो सेंटेंस इक्वलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनको जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, आपको बोला जाएगा इसको आप कनेक्ट करिए कंजंक्शन लगा करके, तो आप इस सेंटेंस में सिंपल क्या बोलेंगे? ही इज ऑनेस्ट एंड वाइज, एंड लगा के जोड़ दिया। तो ये जो एंड लगा, ये कैसा कंजंक्शन हुआ? इसने दो इक्वल टाइप के सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंड किस टाइप का कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे कि सारे ऑल टाइप ऑफ कंजंक्शंस ले। फिलहाल ये जो कंजंक्शंस अभी आपके सामने लिखे हैं, इतने कंजंक्शन का मीनिंग अगर आपको मालूम है, बस इतना ही एनफ है आपके लिए। मीनिंग मालूम हो तो उसको कनेक्ट करना देख लेंगे। इसके बाद अभी हम इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस लेकर के देख लेंगे, बस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट कंजंक्शन समझाने का प्रयास करूंगा। तो आपने एक जनरल समझा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो टाइप है कंजंक्शन का, ये आपका दो इक्वल टाइप के सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक है। अगला आ गया सबऑर्डिनेटिंग। अगला जो दूसरा टाइप होता है उसको बोला जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब ये सबऑर्डिनेट होना मतलब किसी पर आश्रित होना है। जैसे हिंदी में समझें तो जैसे आश्रित होना, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर कर रहा हो, एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड कर रहा हो, आश्रित हो। ठीक है, तो इसको आश्रित पदीय भी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन खैर हिंदी से मतलब नहीं। हमें ये समझना है कि जब एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो जाए, ठीक है, तब हम इस केस में उसको सबऑर्डिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे सिंपल से ऐसे यूजेस आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे प्रयोग है। जैसे आप देखिए बिकॉज है, ये हमेशा क्या होगा? आश्रित हो जाएगा, है ना। आश्रित इसलिए हो जाएगा, जैसे ही डिड नॉट कम टू स्कूल, क्यों? वह स्कूल नहीं आया, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। तो एक वाक्य क्या हो रहा है? दूसरे पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि वह बीमार था, बीमार होने के कारण नहीं आया। ठीक है, तो जब भी कोई आश्रित पदी आएगा, जैसे कोई आपने बहुत सारे अभी परफेक्ट टेंसेस में बहुत सारे जगहों पर आपने देखा था कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो ये सब जो आफ्टर बिफोर वाले सेंटेंसेस थे, ये भी क्या होते थे? इसमें भी सब आश्रित पदी, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित करता है। ठीक है, तो आपको बस जनरल समझना है कि हाँ, ऐसे वाक्य में एक वाक्य कोई दूसरे वाक्य पे निर्भर कर रहा होगा जब ये ज्वाइन हो रहा होगा, बस इतना सा ध्यान रखना। तो ऐसे जो कंजंक्शंस होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, आई होप आप इसको समझ रहे होंगे कि ये सबऑर्डिनेट क्या है। अगला जो एक और टाइप देखा जाता है वो बोला जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं या कंजंक्शन है, ये क्या है? ये कोरिलेटिव वर्ड का मतलब ये जो एक दूसरे से संबंधित हो, कोरिलेट कर रहे हो, जो एक दूसरे से संबंधित हो। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये सब हार्डली वेन है, आप देख रहे हैं ईदर और, नीदर नॉर, ये सब कोरिलेटिव में आते हैं। ये सब क्या है? कोरिलेटिव, एक दूसरे को रिलेट करेंगे। जैसे हमें बोलना हो कि ईदर, एक सेंटेंस आप सिंपली ले लीजिए, ईदर he is either he is a good boy or a good player। सिंपल समझने के लिए, या तो वो एक अच्छा लड़का है या एक अच्छा खिलाड़ी है, ऐसा बोलना हो, या कुछ भी, आइदर ही इज अ थीफ और कुछ कोई और, सुरेश मुकेश कोई नाम कर दे, तो इधर और, नीदर नॉर, ये सब जो सेंटेंसेस है ये क्या है? कोरिलेटिव सेंटेंसेस हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। तो सिंपली आप कोरिलेटिव, एक दूसरे को जो रिलेट करवाए वो कोरिलेटिव है। ठीक है, कोरिलेटिव में यही आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जैसे आप देखते हैं बहुत सारे बीच में वेयर की, मैं जानता हूं कि वह कहाँ रहता है, ये भी कोरिलेट कर रहा है, बीच में वेयर से जैसे जुड़ना है। तो जैसे आई नो, मैं जानता हूं, आई नो वेयर ही लिव्स। तो यहां देखिए वेयर आया, ये कंजक्शन का काम कर रहा है, मैं जानता हूं वह कहां रहता है। तो इसमें आगे बीच में की कहां, इसका मतलब जो बीच में इस तरीके से आता है तो इसका मतलब की कहां हो जाता है। यहां पर क्वेश्चन वर्ड नहीं होता, ये आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप वाई, वेयर, व्हाट को ऐसे ही कंजंक्शन बनाकर जोड़ देते हैं। तो ये भी कोरिलेटिव हुए, एक दूसरे को रिलेट कराते, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट कराते हैं। कुल मिलाकर के आपको ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती, आप में आप देख रहे हैं, फिर भी मैंने आपको जनरल आइडिया सब चीज का दे दिया है, हर एक टाइप आपको समझा दिया है। आपसे जो मुख्यतः पूछा जा सकता है कंजंक्शन क्या है, या उसकी डेफिनेशन या उसके टाइप्स पूछे जा सकते हैं, वो आप लिख लेंगे। कंजंक्शन की डेफिनेशन मैंने लिखी दी थी, समझा दिया था। कंजंक्शन के 3 टाइप्स आपने पढ़े, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव, इतना आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद ये कुछ कंजंक्शंस मैंने लिख दिए हैं ताकि आप इनकी मीनिंग अगर जानते हैं तो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे तो आप जोड़ लेंगे। तो इनके चलिए अर्थ समझते हैं। जैसे पहला आपके सामने लिखा एंड, तो आप जानते ही हैं एंड का मतलब क्या होता है, और या तथा होता है। ठीक है, और कह ले या फिर तथा कह ले। इसी तरीके से देखिए अगला लिखा है एज वेल एज, इसका भी मतलब तथा या और ही होता है। ठीक है, और जैसे आप देख रहे हैं और लगा हुआ है तो और का मतलब या होता है, आप जानते ही हैं। अदरवाइज आगे आया एक वर्ड अदरवाइज, अदरवाइज कहीं लिखा हो तो इसका मतलब होता है अन्यथा। ठीक है, आप ऐसा करो अन्यथा मैं शिकायत कर दूंगा, ऐसे वाक्य जब बोलना होता है तो हम उसमें अदरवाइज लगाते हैं। अभी सेंटेंसेस लेंगे हम लोग और समझेंगे, अभी केवल एक जनरल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
सो का मतलब होता है इसलिए, देयरफॉर का भी मतलब होता है इसलिए, अगर कहीं देयरफॉर लगा तो इसका भी मतलब होगा इसलिए, है ना। अगर कहीं ऐसे ही सो दैट लिखा हो तो उसका मतलब हो जाएगा ताकि, है ना, उसने कठिन परिश्रम की ताकि वह सफल हो सके। या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे, कोई भी एग्जाम्पल आपको मिल सकता है। देयरफॉर के बाद देखिए बिकॉज का अर्थ जानते ही आप, क्योंकि, अभी मैंने आपको सेंटेंस भी बताया, और ये सब आप बहुत प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंस का मतलब होता है चूंकि, है ना। तो इस तरीके की ये कुछ अर्थ हो गए, इनको देख लीजिए। बाकी और अर्थ मैं बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप इनके अर्थ, हिंदी में अगर आपको अर्थ पता है तो आप सेंटेंस का, वाक्य का भाव निकाल के उसके हिसाब से कनेक्ट कर पाएंगे। और कनेक्ट करना ही कंजंक्शन है, आप चीजों को कनेक्ट कर पाए, ज्वाइन कर पाए, यही कंजंक्शन है, ठीक है। दैट का मतलब अगर बीच में दैट लगता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आप देखते हैं तो उसका मतलब की हो जाता है। एज का मतलब भी होता है चूंकि, या फिर क्योंकि भी कई बार यहां पर प्रयोग हो जाता है। और एज इफ, अगर एज इफ हो तो इसका मतलब होता है मानो का मतलब जैसे बोलते नहीं है कि वह ऐसा दिखा रहा था अपने आप को मानो वह राजकुमार हो, या वह एक राजा हो, या वह बहुत बड़े घर से हो, कुछ भी ऐसा सेंटेंस बन सकता है एज इफ का मतलब होता है मानो, ठीक है। इफ अगर है तो इफ का मतलब आप जानते ही हैं, अगर या फिर यदि, ऐसे, है ना। और इसी तरीके से अगर अनलेस लिखा है, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि और नहीं, ये नेगेटिव वर्ड है, अपने आप में ध्यान रखेंगे, ये सब यूज बहुत हो जाते हैं। अनलेस और ऐसे ही अंटिल आ जाता है। अंटिल का मतलब होता है जब तक कि ना, जैसे यहां पर वेट करो, वेट है अंटिल आई कम, वेट करो, यानी कि ऐसे सेंटेंस नहीं होते जैसे आप, अभी मैं वैसे सेंटेंस बताऊंगा ही, लेकिन जैसे वेट है अंटिल ही कम्स, आप यहां इंतजार करिए, वेट है जब तक कि वह नहीं आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आपको मिलेंगी, तो आप अंटिल और अनलेस ये सब अपने आप में समझ जाएंगे। नेक्स्ट, अंटिल अनलेस हो गया आपका। देखिए दो या फिर एक आपके साथ होता है ऑल्दो, ये सब एक ही मीनिंग दोनों कन्वे करते हैं, यद्यपि, ठीक है। और इसके साथ ऑल्दो के साथ येट कभी कभी लगता है, तो येट का मतलब, येट अगर अलग से भी मिले कहीं YET, तो इसका मतलब होता है अभी तक या अब तक, अभी तक कह लीजिए या अब तक कह लीजिए, ये अलग से भी मिलता है येट, और ऑल्दो के साथ कई बार कनेक्ट किया जाता है एक साथ, वहां भी मिलता है, तो उसको हम देखेंगे, समझेंगे। और इसी तरीके से आपके पास एज सून एज, ज्यों ही, है ना, ज्यों ही वह आया, एज सून एज का प्रयोग होगा, जैसे ही, है ना, जैसे ही या ज्यों ही। इधर और देखिए, ईदर के साथ कुछ वाक्य होगा, फिर बीच में और आएगा, ये सब जब आते हैं तो या तो, पहले या तो और फिर बीच में या, जैसे या तो वह ईमानदार है, या वह बहुत गरीब है, या तो वह चोर है, या मुकेश चोर है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ईदर और। इसी तरीके से आपको सेंटेंस मिल सकते हैं नीदर और फिर बीच में नॉर, जिसका अर्थ होता है ना तो और ना तो उसने यह काम किया और ना तुमने, ऐसा कुछ बोलना हो तो इस तरीके से नीदर नॉर का प्रयोग होगा, ठीक है। या तो तुम धोखा दे रहे हो या रवि धोखा दे रहा है, इस टाइप से कुछ हो तो इधर और, नीदर नॉर, ये सब वाक्य होते हैं, तो इस टाइप के वाक्यों में ये सब प्रयोग हो जाते हैं। ये सब कंजंक्शंस के अर्थ आप समझते चलिए, ये सब आपने समझ लिया। अब देखिए यहां से बोथ एंड, बोथ मतलब दोनों, कोई दो लोगों की एक साथ बात करनी हो तो ये बोथ एंड, ये तो बहुत सिंपल है, बोथ मतलब दोनों, है ना। अब बीच में आ जाए तुम और वह, तो यू एंड, ये तो बीच में और आएगा इसका अर्थ, जैसे तो रवि, ऐसे बोलते हैं रवि और मोहन दोनों ही बुद्धिमान हैं, तो आप क्या बोलेंगे, बोथ रवि एंड मोहन आर वाइज। इज बोथ के साथ यहां पर आप बोलेंगे इज, बोथ रवि एंड मोहन इज वाइज, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो ये आप बोथ और एंड का प्रयोग भी यहां पर कर लेंगे।
दोनों थे तो आप इसमें आर का ही प्रयोग करेंगे, आर वाइज करेंगे, ठीक है। तो वहां सेंटेंस का सेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, अदरवाइज ये हो गया सो एंड, सो और यहां पर एंड, है ना। तो अब सो एंड होगा इसलिए और की, है ना, इसलिए वह ऐसा, इसलिए कोई सो के साथ जब आएगा सो दैट का, सो दैट इस तरीके से लिख गया, ये गलत था, ये एंड नहीं है, ये गलत तरीके से लिखी गया था, मैंने सो दैट आपको समझा दिया। सो दैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है। हार्डली व्हेन, देखिए जब भी कभी ये वाले आएंगे हार्डली और इसके साथ बीच में हमेशा व्हेन आएगा, ये अक्सर करेक्ट करने में भी आता है, हार्डली के साथ कुछ और लगा होगा तो आपको व्हेन करना है। इसी तरीके से एक वर्ड आपका देखिए इसी के बाद लिखा गया है स्कैर्सली और व्हेन, इसके साथ भी वही व्हेन लगता है, दोनों एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं, एक ही दोनों का मीनिंग है मुश्किल से ही, है ना, मुश्किल से ही, जैसे वह मुश्किल से ही स्टेशन पहुंचा था कि गाड़ी चल दी। तो इस तरीके से हार्डली और स्कैर्सली दोनों मुश्किल से ही वाले वाक्यों में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे, जैसे हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन, हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन, फिर व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड टू गो, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हार्डली स्कैर्सली मुश्किल से ही आपने समझ लिया ये, और नो सूनर देन, नो सूनर देन, तो नो सूनर देन का प्रयोग तो होता है जब एज सून एज वाले सेंटेंसेस होते हैं या इस तरीके से आप सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, तो आप उसमें नो सूनर देन लगा के नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और एक हो गया एज, तो ये भी तुलनात्मक वर्ड है, जैसे वह उतना बुद्धिमान है जितना कि तुम, जैसे ही इज एज वाइज एज यू, तो ये एज और एज का यूज हो सकता है एक साथ, या सो एज भी हो सकता है, यहां पर ये भी ध्यान रखें, सो एज भी हो सकता है, एक ही बात है। ही इज सो वाइज एज यू, ऐसा भी बोला जा सकता है। अब आ गया नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली न केवल, नॉट ओनली का मतलब क्या हुआ, न केवल तुम ही बल्कि वह भी ईमानदार है, तो नॉट ओनली यू बट ऑल्सो ही इज ऑनेस्ट, इस तरीके से सेंटेंस न केवल और नॉट ओनली के बाद बीच में आपका देखते हैं बट ऑल्सो, न केवल तुम ही बल्कि, इस तरीके से जब वाक्य मिलते हैं जोड़ने के लिए तो हम कनेक्ट करते हैं। तो आई होप आप ये सारे कंजंक्शंस का मीनिंग हिंदी में समझ गए होंगे। अगर आप इनका मीनिंग समझ गए तो अब आप प्रयोग भी कर पाएंगे। तो चलिए अब हम सेंटेंसेस लिखते हैं, और सेंटेंसेस लिख करके कुछ इसमें टिपिकल टाइप के सेंटेंसेस का एक साथ सेंटेंस में अच्छे से सेंटेंसेस ले लेता हूं, ताकि बार बार सोचना न पड़े और टाइम न जाए, और आप लोग अच्छे से उसको सीख लें, ठीक है। सेंटेंसेस लिख करके मैं आपको अच्छे से समझाता हूं और आपका ये कंजंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आप लोग वीडियो शेयर जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सारे फ्रेंड्स को जोड़िए, सारे रिलेटिव्स में शेयर करिए, और मेरा एकेडमिक्स वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आशीष सर स्टडी जोन्स के बाद आप मेरा नया चैनल ढूंढेंगे, सर्च करेंगे आशीष सर स्टडी जोन के नाम से, वो भी है। उस पे एकेडमिक की क्लासेस आपके भाइयों के लिए, बहनों के लिए, छोटे बड़े 6 क्लास से 12 क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आशीष सर स्टडी जोन, और इसके आगे बस एकेडमिक्स और आप जोड़ देंगे, ठीक है, एकेडमिक्स, इतना और आप कर लेंगे तो आपका आराम से आपको चैनल मिल जाएगा। और आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, वहां भी क्लासेस कराई जा रही है। सीबीएसई क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री वहां पढ़ाया जा रहा है, डिटेल में जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। साइंस वीक पढ़ाया जा रहा है, अभी वहां पर आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में डालने वाला हूं, वो भी आप पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस को। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर भी खूब करते रहिए लगातार। चलिए देखते हैं। अब देखिए आपके सामने सेंटेंसेस लिखे गए हैं, इनमें आप यूजेस को अच्छे से समझ सकते हैं, जो भी कंजंक्शंस हैं। जैसे पहला आपके सामने लिखा है इफ यू वर्क हार्ड, यहां पर साफ साफ बोला गया है इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड you will succeed, अगर तुम मेहनत करोगे, कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होगे, ठीक है। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम सफल होगे, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस को आप अगर जोड़ेंगे तो इफ वाले सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे। अनलेस में देखिए यहां पर बोला गया, जैसे अनलेस, यदि नहीं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है। यदि नहीं, इसका मतलब ये हो गया यदि नहीं, अगर नहीं, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, इसमें नॉट नहीं लगा, फिर भी इसी का मतलब होता है, अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं, है ना। अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं।
तो इसको कैसे समझेंगे कि यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू विल नॉट सक्सीड, तो आप सफल नहीं होगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये अनलेस का यूज होता है तो यदि नहीं उसमें उसका अर्थ निकलता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। शी वर्कड हार्ड बट फेल्ड, देखिए यहां पर बट का प्रयोग किया गया कंजंक्शन का। उसने कठिन परिश्रम किया बट फेल्ड, लेकिन फेल हो गई। तो जैसे आपको जब मिलेगा तो इस टाइप से सेंटेंसेस मिलेंगे, जैसे हो कि शी वर्कड हार्ड, एक ऐसा सेंटेंस दे दिया गया और फिर बोल दिया गया शी फेल्ड, और आपसे कहा गया ज्वाइन करिए, कनेक्ट करिए, तो आप इसको दो सेंटेंसेस को एक तरह से इसी तरीके से ज्वाइन करेंगे जैसे यहां लिखा। ज्वाइन करने को कम मिलता है, जनरली सेंटेंस दिया होता है, बस बीच में आपको ये बट और ये सब फिल करना होता है। ठीक है, तो फिर भी मैं बीच बीच में हर टाइप को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट है ही रीच द स्टेशन लेट, वह स्टेशन देर से पहुंचा। सो ही मिस्ड द ट्रेन, यहां देखिए सो आया, यहां पर देयरफॉर भी आ सकता था। सो का मतलब भी इसलिए, देयरफॉर का मतलब भी इसलिए। वह स्टेशन देर से पहुंचा इसलिए ट्रेन मिस हो गई। वह स्टेशन देर से पहुंचा, यहां पर बोल सकते थे देयरफॉर ही मिस्ड द ट्रेन, ये भी बोल सकते थे। नेक्स्ट है यू हैव गिवन मी अ पेन एज वेल एज, देखिए यहां पर एज वेल एज का प्रयोग हुआ। एज वेल एज मतलब तथा या और, एंड ही होता है। यू विल गिवन मी अ पेन एज वेल एज अ नाइस बुक, एक पेन दिया और एक बहुत अच्छी किताब दी। राजन इज इल, राजन बीमार है। देयरफॉर, इसलिए। ही विल नॉट कम टुडे, इसलिए वह आज नहीं आएगा। तो इसी तरीके से यहां पर ऐसे भी हो सकता था कि ऐसे बोल, इसको एक और तरीके से इस सेंटेंस को आप लिख सकते हैं, राजन विल नॉट कम टुडे बिकॉज, इसको बिकॉज से भी कह सकते हैं क्योंकि, बिकॉज ही इज इल। तो इस तरीके से चीजें आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहां से देखिए बिकॉज आ गया, ये कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। अब यहां पर आए ईदर ही और हर सिस्टर स्टोल माई मनी, या तो उसने या फिर उसकी सिस्टर ने मेरा मनी यानी पैसा चुराया। स्टोल क्या होता है, स्टील का सेकंड फॉर्म, इसका मतलब चुराया। ये देखिए यहां पर ईदर और, ये आपका क्या लगा, कंजंक्शन लगा। राकेश इज नीदर माई फ्रेंड, राकेश ना तो, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो। राकेश ना तो मेरा मित्र है, ना ही मेरा एनिमी यानी शत्रु, ना तो मेरा मित्र है ना शत्रु है। यू आर सो वीक, सो मतलब इतना, तुम इतना कमजोर हो कि यू कैन नॉट रन फास्ट, कि तुम तेज नहीं दौड़ सकते। तो देखिए यहां पर सो और दैट, यहां पर कंजंक्शन कौन सा लगा, सो दैट। तुम इतना कमजोर, जैसे ऐसे बोलना हो कि ही इज सो फैट, वह इतना मोटा है, दैट he cannot walk properly, वह इतना मोटा है कि वह ढंग से चल भी नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से सो या एज भी बोल सकते हैं, तो सो और दैट का यूज करके आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे कि कैसे इनका यूज होता है, क्या क्या बातें ध्यान दी जाती है। बस आपको इनका मतलब समझ आना चाहिए और आपको बस बीच में कनेक्ट ही करना होता है। अच्छे से मीनिंग समझ आ गया तो आप कर लेंगे। आगे देखिए यहां पर है शी इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो बट लग गया यहां पर कंजंक्शन। सेंस जैसा आपको अर्थ अगर वाक्य का समझ में आता है तो आप कोई ना कोई कंजंक्शन ढंग से सेट ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि। यद्यपि दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, फिर भी ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, यद्यपि वह एक गरीब है तथापि वह ईमानदार है। तो थोड़ा सा अजीब टाइप की हिंदी भी हो जाएगी, आप सिंपल समझिए कि यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। दो के साथ ऑल्दो भी वही सेंस लाता है, इसमें ऑल्दो भी कर सकते थे, ऑल्दो भी कर सकते थे, ऑल्दो ही इज पुअर। एक बात और ध्यान रखिए, ऑल्दो के साथ कई बार कॉमा लगा करके भी लिखा जाता है, ऑल्दो के साथ भी कॉमा, और या फिर देखिए यहां पर दो के साथ तो कॉमा ही लगता है। दो ही इज पुअर, दोनों से एक ही बात है, दोनों को समझिए। और कॉमा का मतलब होता है फिर भी, कॉमा यहां पर फिर भी के लिए येट का प्रयोग नहीं करते, कॉमा का ही वही अर्थ हो जाता है। ही इज ऑनेस्ट, तो दोनों में यही आप कर देंगे, दोनों इसी तरीके से करे जाएंगे। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे, अब मॉडर्न इंग्लिश में तो दोनों में ऐसे ही प्रयोग होता है कॉमा के साथ ही, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे पहले की इंग्लिश ग्रामर में आपको ऑल्दो के साथ कॉमा की जगह येट लिखा मिल जाएगा, येट। ये प्रयोग कर सकते हैं, मतलब आपको ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं
ऑल्दो ही इज पुअर, और यहां पर आप येट लिख सकते हैं, ना लिखे तब भी ठीक है, लिखे तब भी ठीक है, येट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ही इज बोथ केयरलेस एंड लेजी, वह दोनों चीज है, केयरलेस भी है और लेजी भी है, आलसी भी है। ठीक है, वह एक केयरलेस पर्सन है जो बिल्कुल किसी की चिंता ना करता हो, और लेजी आलसी भी है। तो ही इज बोथ, वो दोनों है क्या, केयरलेस एंड लेजी। तो ऐसे ही सेंटेंसेस यहां पर आपने देखा कि बोथ और एंड का प्रयोग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस के प्रयोग को देख रहे हैं। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं और उनको भी समझते हैं। अब आपके सामने कुछ और सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको भी समझते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है एज सून एज ही सॉ मी ही रैन अवे। जैसे ही उसने मुझे देखा, सी का सेकंड फॉर्म होता है सॉ, थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो यहां पर सेकंड फॉर्म जब लगता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। टेंसेस मैंने अच्छे से पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट में कंप्लीट टेंस अवेलेबल है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, जब तक टेंसेस का नॉलेज नहीं होगा तब तक ये चीजें कम समझ में आएंगी, क्योंकि इसमें कहीं देखिए हैड लगा है, कहीं डिड नॉट लगा है, कहीं कुछ लगा है। तो ये सब टेंसेस का ही रोल है। टेंसेस बहुत ही बेस है, आपको अच्छे से सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। एज सून एज का मतलब ज्यों ही, जैसे ही सॉ मी, उसने मुझे देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर एज सून एज का प्रयोग हुआ, एज सून एज के साथ कॉमा लग गया यहाँ पर, तो इस तरीके से सेंटेंस प्रयोग हो जाता है। नो सूनर हैड का भी मतलब वही होता है जो एज सून एज है, कभी कभी उसको नेगेटिव बनाना होता है। कभी कभी सेंटेंसेस एज सून एज में दे देता है और कहता है इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करिए, तो आप इसको या ट्रांसफॉर्म करिए, तो आप नो सूनर हैड से प्रयोग करते हैं। नो सूनर के दो तरीके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। जैसे यहां लिखा था नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, इसका मतलब ये सेंटेंस ऐसे अगर आपको दिया जाए, एज सून एज आई रीच्ड, मतलब पहुंचा, द स्टेशन, रीच के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगती, टू द स्टेशन मत लिखिएगा। एज सून एज आई रीच द स्टेशन, ठीक है, और फिर कॉमा लगा हो, इसी तरीके से जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है। आगे क्या था, द ट्रेन स्टार्टेड टू गो। अगर ये सेंटेंस आपको ऐसे मिले और इस तरीके से सेंटेंस लिखा हो और आपसे कहा जाए, ये सेंटेंस दे करके आपसे कहा जाए इसको नेगेटिव बनाइए या नो सूनर हैड का प्रयोग करना हो, नो सूनर के हिसाब से चेंज करना हो, तो आप इसी को करेंगे, अर्थ वही रहेगा, बस लिखेंगे कैसे ध्यान दीजिए। एक तो तरीका वो है कि नो सूनर हैड से शुरू करेंगे, नो सूनर हैड, जब हैड लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, नो सूनर हैड आई रीच्ड, यहां देखिए थर्ड फॉर्म आगे रीच का, रीच द स्टेशन। ध्यान दीजिएगा क्या क्या बातें ध्यान दी जाती हैं। और यहां इसमें देन आता है, THAN, देखिए बहुत लोग गलती करते हैं, THAN यहां पर यूज करते हैं, नहीं, देन THAN लगता है। यहां पर ध्यान रखिए, इसमें नो सूनर वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड टू गो। आगे यही पास्ट में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, टू गो। इसी तरीके से आप इसको, और एक तरीका है और लगा के, इसी को अगर आप करना चाहें, नो सूनर, इसी सेंटेंस को तो डिड लगा सकते हैं यहां पर। नो सूनर डिड आई, तब डिड के साथ जब भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, नो सूनर डिड आई, तो यहां पर रीच होगा, रीच्ड नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब भी ये लगेगा तो ये बात ध्यान रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड टू गो, आगे वही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से खास बात ध्यान रखें, दोनों एक ही बातें हैं, प्रयोग इनका समझना जरूरी था, चेंज करना बहुत जरूरी आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे यही था, एज सून एज ही सॉ मी ही रैन अवे, तो नो सूनर से अगर आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसी में लिखेंगे नो सूनर हैड ही सीन मी देन ही रैन अवे। या आप ऐसे लिख सकते थे, नो सूनर डिड ही
अब यहां पर क्या हो जाएगा, डिड है तो फर्स्ट फॉर्म सी मी, देन आगे वही प्रयोग कर दीजिए। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि कैसे इनका प्रयोग होना है और कैसे इनको चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट, ही हार्डली फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन यू रीच देयर। ठीक है, उसने मुश्किल से, इसका मतलब मुश्किल से, देखिए हार्डली आया है तो इसके साथ यहां पर आगे जाकर के आपको व्हेन जरूर दिखेगा। ये देखिए, ये दो कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी, हार्डली व्हेन, मुश्किल से ही हार्डली फिनिश्ड हिज वर्क, उसने यहां पर वर्क होगा, वर्ड लिख गया है, उसने मुश्किल से ही अपना कार्य समाप्त किया था कि तुम व्हेन यू रीच देयर, कि आप वहां पहुंच गए। यही सेंटेंस सेम है, वही अर्थ होगा, बस हार्डली की जगह देखिए स्कैर्सली भी लग जाएगा तो अर्थ वही रहेगा। इसका भी मतलब मुश्किल से ही, जैसे आई हैड स्कैर्सली रीच्ड, मैं मुश्किल से ही पहुंचा था बस स्टेशन, कि व्हेन इट बिगेन टू रेन, की बारिश होने लगी। ठीक है, तो ये मुश्किल से ही स्कैर्सली के साथ जब भी आएगा तो व्हेन आएगा, हार्डली के साथ जब भी आएगा तो व्हेन आएगा। यहीं पर वो कुछ और लिख करके गलती करा देते, मेक या शुड या कुछ और बोल देंगे, तो आपको हार्डली के साथ व्हेन ध्यान रखना है, स्कैर्सली के साथ भी व्हेन ध्यान रखना है। आई बिलीव इट सिंस यू, यहां देखिए सिंस, मैं विश्वास करता हूं इस बात पर, सिंस क्योंकि यू आर सेइंग सो, क्योंकि तुम ऐसा कह रहे हो। यहां पर क्योंकि इसका अर्थ है सिंस का। वॉक केयरफुल्ली लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। वॉक केयरफुल्ली, लेस्ट यू शुड, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। लेस्ट कहीं भी हो तो लेस्ट के साथ बीच में शुड का ही प्रयोग होगा, कहीं ऐसा ना हो कि, इसका ये भाव होता है। और आगे देखिए, वॉक केयरफुल्ली मतलब सावधानी पूर्वक टहलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाए। तो यहां पर अक्सर मे या माइट लगा के दे दिया जाता है और आपको करेक्ट करना होता है तो शुड आप कर देंगे। ही प्रिटेंडेड हिमसेल्फ, प्रिटेंड मतलब दिखाना, दिखावा करना। ही प्रिटेंडेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट किया, ऐसा दिखावा किया, एज इफ, एज इफ मतलब मानो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। एज इफ जब लगता है तो देखिए खास बात, मानो ही वर अ किंग, यहां देखिए ही के साथ हमेशा वॉज आता है, लेकिन ऐसे सेंटेंस में जब एज इफ का प्रयोग होगा, एज इफ का प्रयोग होगा तो बीच में वर आएगा, वॉज कभी नहीं आएगा। ये ध्यान रखेंगे, चाहे वो ही हो, शी हो, कुछ भी हो। आप ऐसा नहीं सोचेंगे ही के साथ तो वॉज आता है, ऐसा नहीं। इस सेंटेंस में विशेष तौर पर यह बात ध्यान रखनी है कि एज इफ वाले सेंटेंस में उधर वर आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, तो एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो। तो इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, उसने ऐसा किया मानो वह एक राजकुमार हो, या उसने ऐसा दिखाया कि वह बहुत धनवान हो, बहुत ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने बहुत सारे कंजंक्शंस को अच्छे से डिटेल में उनका मीनिंग समझा दिया, इतने सारे वाक्यों में प्रयोग समझा दिया। मुझे आशा है कि आप लोग ढंग से इसको देखेंगे, नोट करेंगे सेंटेंसेस को, तो आप इतने में ही सब कुछ कर ले जाएंगे, बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। आप बाकी कुछ कंजंक्शन जो एक दो छूटे होंगे तो उनके मैंने अर्थ समझा दिए थे स्टार्टिंग में, उसका मतलब जैसे बिकॉज और ये सब समझा दिया था, सो दैट का मतलब ताकि होता है, तो ये सारी चीजें अदरवाइज अन्यथा होता है ना। तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे, तो अदरवाइज लग गया। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत सिंपल सी बातें हैं, इनको आप अच्छे से सीखिए, एक दूसरे को शेयर करते रहिए, वीडियोस को लगातार लोगों तक पहुंचाते रहिए, फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए। बस आप अपना सहयोग बनाए रखिए, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, आप लोग पढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।